नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। अजीत गुट के नेता ने की शरद पवार से मुलाकात। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि देश भर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को आएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति ना हो। खबर में आगे आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर कार्रवाई करें, बातें नहीं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरा। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी बताएंगे कि 2027 में बीजेपी को खदेड़ देगा इंडिया गठबंधन, सपा नेता ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब इंडिया गठबंधन बहुत जल्द फुल पावर में आने वाला है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। अजीत गुट के नेता ने की शरद पवार से मुलाकात। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात किए हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इसी बीच अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को यहां राकांपा प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। भुजबल ने अभी तक मुलाकात का कोई कारण नहीं बताया है। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है और वहीं दूसरी ओर यह देखा जा सकता है कि छगन भुजबल महागठबंधन में नाखुश हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि छगन भुजबल इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस, एनसीपी, सपा और यहां पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और यहां पर महाविकास अघाड़ी जो है उसके नेता 9 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका दावा था कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। भुजबल ने रविवार को दावा किया कि विपक्षी नेता 9 जुलाई को शाम 5 बजे बारामती से आए एक फोन कॉल के बाद बैठक से दूर रहे। दोस्तों, किसका था वो एक फोन कॉल और क्या एक फोन कॉल नेताओं को बैठक से दूर करा देगा और क्या इससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत इसे माना जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर में 200 किसान नेता 22 जुलाई को आएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे और इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है और इसमें एमएसपी कानून लाने के लिए देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेता ने कहा कि जो सरकार भ्रम फैला रही है कि अगर एमएसपी कानून गारंटी बनता है तो लाखों करोड़ खर्च होंगे, ऐसे में हम बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा। किसान नेता डल्लेवाल ने बताया कि राहुल गांधी दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि एमएसपी कानून गारंटी पर पैसा खर्च नहीं होगा। साथ ही सरकार पर मानसून सत्र में एमएसपी कानून गारंटी की मांग मंगवाने के लिए दबाव बनाने की भी बात होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पहले कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो किसानों की मांगे मान ली जाएगी, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन वो विपक्ष के रूप में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है। एसकेएम एमएसपी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर फिर से अपना आंदोलन शुरू करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति ना हो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को उस पर पलटवार किया और कहा कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध भड़का रहे हैं। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा था और विपक्ष नेता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था, जिस पर यह बयान पवन खेड़ा ने दिया। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता पार्टी ने महात्मा गांधी को दक्षिणपंथी आतंकवादियों के हाथों खो दिया है। हमने आतंकवादियों के हाथों 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया है। भाजपा सरकार में हमने अपना संपूर्ण छत्तीसगढ़ नेतृत्व नक्सलवादियों के हाथों
खो दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा लोगों को नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने रहस्यमय तरीके से उनकी एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर कार्रवाई करें, बातें नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया और कहा कि वो वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में है और इसे लेकर उन्हें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर भी यही बात लागू होती है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने रविवार को दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की मांग की पुष्टि की है। नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया और कुछ पैमानों पर स्थिति में सुधार के बावजूद इसमें बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के वरिष्ठ मंत्री अब बोल रहे हैं कि नीति आयोग का ताजा विश्लेषण राज्य को केंद्र की तरफ से मिलने वाली सहायता के मामले में विशेष राज्य के दर्जे समेत उनकी अन्य मांग को सही ठहराता है। अन्य फायदों के अलावा इसका मुख्य रूप से यह मतलब है कि ऐसी सहायता का 70% ऋण के रूप में होने के बजाय केवल 10% होगा। उन्होंने सवाल किया कि मीडिया में बयान देने और पार्टी की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इस मांग को लेकर क्या कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार को जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की अहम भूमिका का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार ने इसे लेकर किया तो कुछ नहीं, वो अब तक सिर्फ बातें बनाते नजर आ रहे हैं। रमेश ने कहा कि नीतीश अब इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में है, उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और यही बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2027 में बीजेपी को खदेड़ देगा इंडिया गठबंधन, सपा नेता ने किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हाल में 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से इंडिया गठबंधन उत्साहित है और इंडिया गठबंधन ने इनमें 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कर्मों का फल भोग रही है और 2027 में हम प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे। सपा नेता ने कहा कि 2024 के चुनाव लोकसभा चुनाव में 10 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेईमानी की गई है। मौजूदा समय में 13 सीटों पर अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और अन्य 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना परचम लहराया है। सपा नेता ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना झेलना पड़ सकता है और कुछ जगह तो ऐसी थी जहां बेईमानी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशियों को जिताया गया, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि लगातार सभी जगह से बीजेपी के प्रत्याशियों के हारने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। राजकुमार नागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। मौजूदा समय में जनता करनी और कथनी का फर्क देख सकती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता दरकिनार करने के लिए बेताब बैठी है। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी तमाम योजना चलाने की बात करती है, लेकिन गरीब और भी ज्यादा गरीब हो चुका है। चंद लोगों का फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि अब लोग बीजेपी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने मणिपुर में सीआरपीएफ जवान की मौत पर पीएम को घेरा, कहा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कब जागेंगे। जी हां दोस्तों, मणिपुर में उग्रवादी हमले में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो जाने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा कि राज्य पूरी तरह से बिखर चुका है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपनी नींद से जागेंगे। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में एक जवान के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं।
उन्होंने लिखा कि पिछले साल 3 मई को शुरू हुई हिंसा आज तक जारी है और एक राज्य पूरी तरह से बिखर चुका है। आखिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी नींद से कब जागेंगे? दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अब बीजेपी कहीं नहीं जीत सकती, उपचुनाव के नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर अब तक चर्चाएं बंद नहीं हुई है। भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई सीटों का नुकसान हुआ है और इसके बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर झंडे गाड़ दिए। अब देखना यह है कि उपचुनाव में करारी हार झेलने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी का कहना है कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की फिर से हार हुई है। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी और यूसीसी लागू होने के बावजूद भी बद्रीनाथ जैसी सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में दलित और ट्राइबल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी को वोट दिया। वहीं सीएए लागू होने के बावजूद भी भाजपा की नहीं बल्कि टीएमसी की जीत हुई है। जो कैंडिडेट पहले भाजपा की टिकट से चुनाव में खड़े थे वही इस उपचुनाव में टीएमसी की टिकट से खड़े हुए, लेकिन भाजपा को जनता ने नकार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर राहुल गांधी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किए जाने पर रविवार को गहरी चिंता जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले में कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस के एक सदस्य ने हमलावर को मार गिराया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किए जाने से काफी चिंतित हूं। ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्रंप के शीघ्र एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना की है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बताया कि शनिवार को एक संदिग्ध हमलावर ने पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर कई गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। हमलावर ने रैली में एक दर्शक की हत्या कर दी और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ट्रंप को तुरंत वहां से निकालकर मंच के पीछे ले गए। ट्रंप के दाहिने कान से खून निकलते देखा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर इसकी कड़ी निंदा की है और डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2027 ही नहीं भविष्य का भी चुनाव हारेगी बीजेपी, अखिलेश यादव ने बताया भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का असली कारण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उसकी पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली है। पीडीए ही भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। भाजपा के तथाकथित सहयोगी भी बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी रखना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है तो कोई अपनी नाराजगी भरे बयान से। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि पीडीए जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, आदि आबादी और अगड़ों में भी पीड़ितों को प्रभुत्ववादियों के अत्याचार से बचाने वाली, पीडीए किसान, मजदूर, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा, दुकानदारों और बाकी सबका भी ख्याल रखने वाली, समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने वाली, सामुदायिक राजनीति का नया युग शुरू करने, सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली नीति है। उन्होंने कहा कि इससे विपरीत भाजपा की नीति आम जनता का शोषण करने वाली है, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए भाजपा के लोगों में हड़बड़ाहट है। पीडीए एक नव जागरण है और आज की जागरूक जनता में जो नई सामाजिक आर्थिक चेतना आ गई है उसी का नाम पीडीए है। पीडीए वर्तमान के पटल पर सामाजिक अखंडता के नए भविष्य का उद्घोष है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत भाजपा सरकार का पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर बात की। उन्होंने कहा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। दावा किया कि इसके जरिए जनता की राय एकत्रित की जाएगी। कांग्रेस दिग्गज ने प्रदेश सरकार पर रोजगार के अवसर मुहैया न करा पाने, युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
हुड्डा ने ये बातें अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने युवाओं को खेल की तरफ ले जाने का काम किया था ताकि युवा नशे से बच सकें, लेकिन मौजूदा सरकार युवाओं को खिलाड़ी नहीं नशेड़ी बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनी खेल नीति की वजह से प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिला। मौजूदा सरकार ने उस खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों का कैश अवार्ड तक रोक दिया है। सरकार को चाहिए कि जिस भी खिलाड़ी का जो अवार्ड बनता है उसे वो दे दिया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर मौजूदा सरकार की 10 साल की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी और कांग्रेस पार्टी के लिए गए संकल्प को जनता के पास लेकर जाएगी। और इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए जनता से राय ली जाएगी कि वो सरकार से क्या चाहते हैं। जल्द ही हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में पुरानी लय हासिल करने में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी की कप्तानी में मिशन 2027 का तगड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सब अपने जबरदस्त प्रदर्शन करके खास रणनीति के तहत काम कर रही है। 2024 के पहले 2 लोकसभा चुनावों से उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार जब उम्मीद की किरण दिख रही है तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। इस खास रणनीति का पहला हिस्सा है जनता के बीच की उपस्थिति। कांग्रेस यूपी में फिलहाल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है जहां उसकी उपस्थिति नजरअंदाज की जा सके। ये उसकी रणनीति का पहला हिस्सा है। यूपी में कांग्रेस 3 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता से दूर है और अपने बूते सत्ता की बात तो अलग है, कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं रही है। बावजूद इसके कांग्रेस की स्थिति पिछले 2 विधानसभा चुनावों तक इतनी तो थी ही कि वो कुछ एक सदस्य विधान परिषद में भेज सके या राज्यसभा के लिए कुछ जोड़ तोड़ कर सके, लेकिन फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी की नई टीम हो गया ऐलान, गौरव गोगोई को मिली अहम जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता बनाया गया है और इस निर्णय के बारे में एक पत्र अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर उन्हें संसद के निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता, मुख्य सचेतक और 2 सचेतक नियुक्त किए जाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोगोई लोकसभा में पार्टी के उप नेता होंगे, जबकि केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। उन्होंने बताया कि वर्धू नगर के सांसद मणिकम टैगोर और किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद लोकसभा में पार्टी के सचेतक होंगे। इससे पहले पार्टी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएंगे। बता दें कि गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं और उन्हें कांग्रेस के तेज तर्रार नेता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1,44,393 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीता है। गौरव गोगोई कई बार कांग्रेस की तरफ से संसद में पार्टी की तरफ से बहसों में शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भविष्य के सभी चुनाव भारतीय ब्लॉक जीतेगा, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, हाल ही में 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों में निर्णायक जीत के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को कहा कि भविष्य के सभी चुनावों में इंडिया ब्लॉक विजयी होगा। उन्होंने भाजपा के पतन की भविष्यवाणी की। 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटें जीती, जबकि भाजपा का सफाया हो गया है। इंडिया ब्लॉक और देश के लोगों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमने अयोध्या जीता है और अब हमने बद्रीनाथ जीता है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर भगवान के आशीर्वाद से हम हर कोने से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और भविष्य के सभी चुनाव जीतेंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नीट, अग्निवीर, महंगाई और बेरोजगारी असली मुद्दों ने लोगों को परेशान कर दिया है और उन्होंने इन 7 राज्यों में इंडिया ब्लॉक को वोट देकर इसका जवाब दिया है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए झटका थे, जिसने 13 में से केवल 2 सीटें जीती, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटें हासिल की और बिहार में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सत्तारूढ़ एनडीए को हराकर 1 सीट जीती। परिणाम कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बढ़ावा थे, जिसने हिमाचल प्रदेश में 3 में से 2 सीटों और उत्तराखंड में 2 सीटें जीती हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनता ने फिर असत्य और नफरत को नकारा, विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए और इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस पर अब राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और साथ ही बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस उपचुनाव में विजय प्राप्त करने वाले कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के समस्त उम्मीदवारों को मैं बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर जी, नालागढ़ विधानसभा सीट से हरदीप सिंह बाबा जी को शुभकामनाएं।